नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत और आइए शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा जारी। बीजेपी सांसदों ने कहा, समाज के वंचित तबकों को मजबूत करने के लिए समर्पित है सरकार। विपक्ष ने की किसानों से जुड़े मुद्दे के जल्द समाधान की अपील। तमिलनाडु के 4 मछुआरों के श्रीलंकाई नौसेना के हाथों मारे जाने पर भारत का कड़ा विरोध। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, बर्दाश्त करने लायक नहीं है ये घटना, सुरक्षा का दिया भरोसा। तमिलनाडु के सांसदों ने सदन में उठाया था मुद्दा। लोकसभा में गतिरोध के चलते नहीं हो पाई राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा। कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़े विपक्षी दल। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, चर्चा को लेकर सभी दलों में बनी थी सहमति। कार्यवाही रात 9 बजे तक के लिए स्थगित। सीमाओं पर यथास्थिति बदलने की कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा भारत। बंगलुरु में एरो इंडिया शो के उद्घाटन के मौके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, सेनाएं देश की संप्रभुता और अखंडता की हर कीमत पर रक्षा के लिए हैं तैयार। भारत के आंतरिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की बयानबाजी को लेकर विदेश मंत्रालय की कड़ी आपत्ति। कहा, किसी भी टिप्पणी से पहले तथ्यों की पुष्टि और मुद्दों की पूरी समझ को किया जाए सुनिश्चित। संसद में पूरी चर्चा और बहस के बाद पारित हुए कृषि सुधार कानून। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान सभी दलों के सांसदों ने किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उच्च सदन में बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कालिता ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिसका बीजेपी के विजयपाल सिंह तोमर ने समर्थन किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने कई संशोधन भी पेश किए। चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि सरकार ने नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों के उत्थान का काम किया है। भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल उपलब्धियों से भरा है, क्योंकि उनकी सरकार वादों को 100% लागू करने में यकीन रखती है। The government is dedicated to strengthen the underprivileged sections of the society and build a strong nation. So the life and livelihood is the priority of the government. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji always believes in 100% and not less than that, unlike the previous governments. बीजेपी सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को पारित करने से पहले संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा की गई। यहां कानून को बनाने से पहले कुछ लोगों ने कहा कि लोगों में चर्चा नहीं हुई। इस 15-20 साल में, 2 दशक में 12 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन हुए हैं, उनको विश्वास में लिया गया है, तब ये कानून बनाए गए हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, यूपीए के टाइम में 13-14 में गेहूं की खरीद हुई थी 3,384 करोड़ की, जो किसानों को मिला था। एनडीए ने 19-20 में दिया 6,280 करोड़ और 20-21 में 7,560 करोड़। भारत सरकार ने जनवरी माह में श्रीलंका की नौसेना के हाथों तमिलनाडु के 4 मछुआरों के मारे जाने पर कड़ा विरोध जताया है। श्रीलंका से यह कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कुछ सदस्यों की ओर से यह मुद्दा उठाने पर यह जानकारी दी। We have taken it up with the strongest terms with the Sri Lankan government, and this particular incident, I think, was particularly unacceptable, and that has been made very, very clear to them. लोकसभा में अवरोध की वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा नहीं हो पाई। विपक्षी दलों के सांसद कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर लगातार
गतिरोध पैदा करते रहे। पहले कार्यवाही शाम 4:30 तक के लिए स्थगित की गई। इसके बाद से अवरोध जारी रहने पर फिर कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित की गई। शाम 5 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी हालात में बदलाव नहीं हुआ। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभी दलों में सहमति बनी थी। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। शाम 7 बजे कार्यवाही शुरू होने पर हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस वजह से सदन की कार्यवाही को एक बार फिर से रात 9 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ये संसद देश के लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च संस्था है। उसकी मर्यादा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें और जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं उस विषय पर चर्चा करिए। आप हम आपकी चर्चा करने के लिए हम सरकार से आग्रह करेंगे, लेकिन आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। भी हुआ था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा पहले प्रायोरिटी है, इसलिए हम शुरू करेंगे। प्रेसिडेंट भी है राष्ट्रपति को धन्यवाद करना, इसलिए सब एग्री भी हुआ था। लेकिन इनको क्या हो गया मुझे पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन पलट करके अभी ये कह रहे हैं कि हम नहीं चलने देंगे। ये राष्ट्रपति का भी अपमान है। मैं विनती करता हूँ जो कुछ भी लीडर्स के साथ चर्चा हुआ था वो चर्चा को कम से कम उसका तो मान्यता दे दीजिए, फॉलो करिए। किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की टिप्पणियों पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मसले पर बयान जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के भारत में कृषि कानून पर चल रहे किसान आंदोलन पर सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि बाहरी लोग भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दें। विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे मुद्दों पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें और मुद्दों को पूरी तरह समझ लें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेषकर जानी मानी हस्तियों और अन्य लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए हैशटैग और बयानबाजी करने की होड़ अनुचित और गैर जिम्मेदाराना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारवादी अधिनियम पूरी चर्चा और बहस के बाद ही संसद से पारित किए गए हैं। ये सुधार बाजार में किसानों की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ अधिक लचीलापन भी देते हैं। ये आर्थिक और पारिस्थितिकी रूप से सतत खेतीबाड़ी का रास्ता साफ करते हैं। देश के बहुत कम किसानों में इन सुधारों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने उनके प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं और अब तक 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री ने इन कानूनों के अमल को स्थगित करने की पेशकश की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि निहित स्वार्थ रखने वाले तत्व अपना एजेंडा इन प्रदर्शनकारियों पर थोपने और उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि 26 जनवरी को भी देखा गया। इनमें से कुछ तत्वों ने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की भी कोशिश की है। ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा बढ़ावा मिलने के कारण विश्व में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं का अनादर किया गया है। ये भारत और सभ्य समाज के लिए निराशाजनक है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पुलिस बलों ने इन प्रदर्शनों को पूरे संयम के साथ संभाला है। अनेक महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए हैं और कुछ मामलों में वे गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन आंदोलनों को भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और राज व्यवस्था के साथ गतिरोध समाप्त करने में सरकार और संबंधित किसानों के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किसान आंदोलन पर भ्रामक प्रचार को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक ट्वीट किया है। ट्वीट संदेश में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के खिलाफ प्रेरित अभियान कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के पास खुद को संभालने, अपने दम पर आगे बढ़ने और अपने बूते पर सफल होने का आत्मविश्वास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी दुष्प्रचार या बयानबाजी भारत की एकता को तोड़ नहीं सकता। कोई भी दुष्प्रचार भारत की नई ऊंचाइयों को हासिल करने से रोक नहीं सकता। गृह मंत्री ने कहा कि प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। सिर्फ प्रगति से ही भारत भाग्य तय कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत प्रगति हासिल करने के लिए पूरी तरह से एकजुट है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग से ट्वीट करने वाले अकाउंट की बहाली को लेकर यह नोटिस जारी किया गया।
ये नोटिस सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है। दरअसल ट्विटर पर नरसंहार वाले हैशटैग से ट्वीट किए गए। सरकार ने ट्विटर को ऐसे अकाउंट्स पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बाद से ट्विटर ने 250 ट्वीट अकाउंट पर रोक लगा दी, लेकिन महज कुछ घंटे बाद ही ये सभी अकाउंट फिर से एक्टिव हो गए थे। ट्विटर ने इन अकाउंट्स को फिर से बहाल किया। इसके बाद सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी किया। सरकार की तरफ से जारी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आधा दर्जन से ज्यादा फैसलों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें संवैधानिक बेंच का वो ऑर्डर भी शामिल है जिसमें यह बताया गया है कि सरकारी आदेश क्या है और अधिकारियों और प्रशासन से के क्या अधिकार हैं। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हिंसा और तोड़फोड़ करने में कथित रूप से शामिल 8 संदिग्धों की जानकारी देने वालों को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर 1-1 लाख रुपए और जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50-50 हजार रुपए के नकद इनाम की घोषणा की गई। इस मामले में अब तक कुल 44 मामले दर्ज किए गए हैं और 123 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन भी किया है। इधर किसान संगठनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का मामला संसद में भी उठा। राज्यसभा सांसद प्रसन्न आचार्य ने गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में जांच की मांग की है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता को लेकर फिलहाल कोई समय तय नहीं हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस मामले में सरकार और किसान संगठनों के बीच किसी भी तरह की अनौपचारिक वार्ता नहीं हो रही है। कृषि मंत्री ने आंदोलन स्थल पर अधिक से अधिक बैरिकेड्स लगाने और इंटरनेट निलंबित करने को स्थानीय प्रशासन से जुड़ा कानून व्यवस्था का मामला बताया। सरकार और किसान संगठनों के बीच 22 जनवरी को 11वें दौर की वार्ता हुई थी। इस बैठक में 41 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना यह कहा है कि भारत अपनी सीमाओं पर यथास्थिति में बदलाव की कोशिशों को लेकर सतर्क है और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी दुस्साहस से निपटने को तैयार है। बंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने कई मित्रवत देशों की तरह भारत के सामने भी कई मोर्चे से खतरे और चुनौतियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देश सरकार प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित रहा है और यह एक वैश्विक खतरा बना है। रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार की आगामी 7 से 8 साल में रक्षा आधुनिकीकरण पर $130 अरब खर्च करने की योजना है। We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved border. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and the territorial integrity at all costs. बंगलुरु में आज से 3 दिन के एरो इंडिया शो का आगाज हो गया। इस उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात के दोहरे लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। एरो इंडिया शो में 55 से ज्यादा देशों की 80 विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कलाबाजियां करते हेलीकॉप्टर, अपनी रफ्तार और ताकत दिखाते विमान, ये नज़ारा है कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु का, जहां आज सुबह से 5 फरवरी तक चलने वाले एरो इंडिया शो का आगाज हुआ। इसमें दुनिया भर के अलग अलग वायुसेनाओं के नए विमान, हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन किया जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात के दोहरे लक्ष्य पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने एयरोस्पेस, रक्षा सामग्रियों और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा है। साथ ही रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में 1,75,000 करोड़ रुपए की कुल बिक्री हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। To achieve the twin goals of self-reliance and exports, we have set a target to achieve turnover of rupees 1,75,000 crore, including export of rupees 35,000 crore in aerospace and defense goods and services by the year 2024. एरो इंडिया शो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में रक्षा और एरोस्पेस में असीमित क्षमता है। इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एरो इंडिया एक अद्भुत मंच है। एरो इंडिया शो में कई देशों के रक्षा मंत्री, प्रतिनिधि मंडल समेत करीब 600 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई करने के लिए 14वीं साप्ताहिक किस्त जारी की। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की भरपाई के लिए कुल 6,500 करोड़ रुपए जारी किए। इनमें से 23 राज्यों के लिए 5,516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई, जबकि 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 483 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। वहीं केंद्र ने अब तक अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति की 72% राशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की। इनमें से 23 राज्यों के लिए अब तक 76,616 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए, जबकि 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अब तक 7,383 करोड़ रुपए से अधिक जारी किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के मद्देनजर राजस्व में 1,10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित भरपाई को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2020 में विशेष ऋण व्यवस्था शुरू की थी। इस व्यवस्था के तहत अब तक केंद्र सरकार ने 14 किस्त जारी की है। 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के केरल दौरे पर हैं। आज उन्होंने केरल यूनिट की कोर समिति की बैठक कर चुनाव गतिविधियों पर चर्चा की। बीजेपी अध्यक्ष प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर गए, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में हुए गोल्ड स्कैम में मुख्यमंत्री कार्यालय की संलिप्तता ने दुनिया भर में मलयाली लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। It is a government full of corruption, rampant corruption. May it be gold smuggling case, the irregularities in the Life Mission, the Sprinkler data scam, the K-phone scam, the e-mobility scam, and KIIFBI has certainly embarrassed the people of Kerala. और बीजेपी अध्यक्ष कल कोचीन में प्रदेश पदाधिकारियों, प्रभारियों, संयोजकों, जिला अध्यक्षों और जिला महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा त्रिशूर स्थित वडक्कनाथन मंदिर के मैदान में कल शाम एक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। 4 फरवरी यानी कि कल चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।
राज्य सरकार की योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शताब्दी समारोह और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की है। ये आयोजन 4 फरवरी से शुरू होंगे और 1 वर्ष यानी कि 4 फरवरी 2022 तक चलेंगे। चौरी चौरा की घटना देश के स्वाधीनता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुई थी। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।